अस्सलाम वालेकुम। हाँ बच्चों, आज फिर एक न्यूमेरिकल्स के सेकंड राउंड में या सेकंड वीडियो में सिंपल सी न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे और आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो टफ़ होती जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। पहले सिंपल सी मैं कर लेता हूँ। पिछले वाले वीडियो में भी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स की थी। हमें फिर से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इस पूरे सर्किट का, और यहाँ पर है ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम की है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसका टोटल जो है नेट रेजिस्टेंस बताना है। देखिए सारे यूनिट जो हैं, इधर भी ये 2 ओम्स हैं, ये 2 ओम्स हैं, ये भी 2 ओम्स हैं, ये भी 2 ओम्स हैं और ये भी 2 ओम्स हैं, और ये सारे यूनिट्स जो हैं एक जैसे हैं। ये यूनिट नंबर 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो इसका मतलब 4 यूनिट्स इसमें हैं। चारों यूनिट्स जो हैं एक जैसे हैं। मैं किसी भी एक यूनिट को ले लेता हूँ। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो इस यूनिट में अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंसेस 4 हैं, लाइक दिस। ठीक है, 2 2 2 एंड 2। तो यहाँ से करंट आ रही है। तो अगर यहाँ से करंट आ रही है, मान लीजिए ये, तो यहाँ से फिर वो करंट डिवाइड होके यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी। मतलब कुछ करंट यहाँ पर जब करंट पहुँचेगी तो कोई एक पार्ट इस करंट का यहाँ से जाएगा और दूसरा पार्ट यहाँ से जाएगा। ये वाला पार्ट इस पॉइंट तक आ जाएगा, फिर आगे दूसरे यूनिट में चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी इसी पॉइंट तक आके आगे दूसरे यूनिट में चला जाएगा। जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट इसमें से जाएगी, यानी ये 2 ओम्स है, 2 ओम्स जो है सीरीज़ में है। इसी तरह से जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ से जाएगी, क्योंकि ये करंट ऐसे जाएगी यहाँ से, तो ये और ये भी सीरीज़ में है। तो हम इस पूरी इस यूनिट की शेप को चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ये 2 ओम्स सीरीज़ में है, ये और ये सीरीज़ में। तो हम कहेंगे सॉल्विंग द फर्स्ट यूनिट, हमने यहाँ पर फर्स्ट यूनिट रखा, द फर्स्ट यूनिट ऑफ द फिगर, ये है फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 ओम्स हैं, 2 ओम्स आर इन सीरीज। ये 2 ओम्स, ये 2 ओम्स सीरीज में है, तो इसका इफेक्टिव क्या रहेगा, हम कहेंगे R1, वो R1 है 2 + 2, दैट इज 4 ओम्स। R2 दैट इज 2 + 2, अगेन 4 ओम्स। तो इस 2 और 2 यानी इन 2 के बदले हम 4 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं R1, और इन 2 के बदले हम R2 लगा सकते हैं, वो भी 4। तो इस यूनिट का जो हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, फिर वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। कैसा, इन 2 के बदले एक रेजिस्टेंस 4 ओम्स यानी R1, और इन 2 के बदले भी एक ही रेजिस्टेंस यानी 4 ओम्स यानी R2। सो मैंने इन 2 के बदले ये लगा दिया, इन 2 के बदले ये लगा दिया, बाकी ये सारा ऐसे ही जैसे है। अब देख लीजिए, तो ये 4 ओम्स है, 4 ओम्स क्या है, पैरेलल्स में, यानी R1 एंड R2 आर इन पैरेलल्स। हम लिखेंगे R1 एंड R2, R1 and R2 are in parallels। तो R1 और R2 का पैरेलल्स में क्या आएगा, यानी ए इसका और इसका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, क्योंकि पैरेलल्स में यही होता है कि जो नेट रेजिस्टेंस होती हैं
उसका रेसिप्रोकल सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी जो उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल होता है उसका सम करना है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 विच इज 2/4, 2/4 इज 1/2 विच मीन्स r इज इक्वल टू 2 ohms। मतलब r बन गया यहाँ पर 2 ohms। आप इसको कैलकुलेट अलग से कर सकते हैं कि 1/4 हो गया, 2 टाइम्स 1/4, ये और ये कैंसिल हो गया 1/2, तो वो r/1 आएगा, 2/1 दैट इज़ 2 ohms। तो चलिए ठीक है, तो आपको इस यूनिट की रेजिस्टेंस 2 ohms, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस 2 ohms, इसकी 2 ohms, इसकी 2 ohms, इसकी 2 ohms, और ये चारों यूनिट्स क्या हैं? ये चारों यूनिट्स हैं सीरीज़ में, ठीक है ना। तो लिहाजा इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms को सीरीज़ में लगाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore the equivalent circuit is, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, इसके बदले 2 ohms लगाएंगे, फिर इसका भी 2 ही ohms आएगा, इसके लिए भी 2 ही ohms, इसके लिए भी 2 ही ohms। अब ये सारे 2 ohms जो हैं ये किस में है? ये सीरीज में है, ठीक है ना। ऑल दीज आर इन सीरीज, हम लिखेंगे ऑल दीज आर इन सीरीज, देयरफॉर और इक्विवेलेंट, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? 2 + 2 + 2 + 2। भाई सीरीज में ऐड होता है ना सारी रेजिस्टेंसेस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 8 ohms। मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस को हटाकर सिर्फ 8 ohm की एक रेजिस्टेंस डाल दे बीच में, इन सब के बदले वो वही काम सर्किट में करेगी जो इस सारे सर्किट ने किया है, यानी जो इस पूरी इन सब रेजिस्टेंसेस ने जो काम किया है सर्किट में, शाबाश। तो 8 ohms की रेजिस्टेंस इन सब के बदले वही काम करे, ठीक है कि नहीं। तो ये एक हो गया। दूसरा देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें क्या है? इसमें ये है कि हमारे पास इस तरीके की रेजिस्टेंसेस हैं, ईच रेजिस्टेंस इज 12 ohms। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन सब का इक्विवेलेंट हमें ढूंढना। पहले इस यूनिट को, ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, ये तीनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है, लेकिन पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ये 12 ohms, 12 ohms, 12 ohms, 12 ohms पैरेलल्स में है। तो इन यूनिट फर्स्ट में क्या है? ईच 12 ohms रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। ईच तो नहीं लिख सकते ना, ऑल 12 ohms रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। हर सारी 12 ohm रेजिस्टेंसेस जो है, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल इन यूनिट फर्स्ट। तो उनका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? 1/r1 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 4 है प्लस 1/12। तो इसका मतलब ये हुआ 1/r1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/12, ठीक है ना। 4 1s are 4 3s are, सो r1 इज इक्वल टू 3 ohms, r/1 3/1, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करके। तो ये कितना है? 3 ohms। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? ये भी तो 3 ohms होगा, इसका नेट, और इसका भी नेट 3 ही ohms होगा। तो जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। देयरफॉर द इक्विवेलेंट सर्किट इज ये, इनके बदले 3 ohms, फिर इनके बदले भी 3 ohms, फिर इनके बदले भी 3 ही ohms, ठीक है भाई। अब ये 3 ohms क्या है? ये तो सारे सीरीज में है, तो हम लिखेंगे ऑल रेजिस्टेंसेस, वो क्या है? 3 ohms ईच आर इन सीरीज,
देयरफॉर आर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी 3 + 3 विच इज़ 9 ओम्स। तो ये टोटल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले की। हाँ जी, इस सर्किट को देख लीजिए, हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं। R1 है 6 ओम्स, R2 है 4 ओम्स और यहाँ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है R3 8 ओम्स। हमने एक बैटरी लगाई हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट्स। हमें बताना है फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन ईच रेजिस्टेंस फॉर 1 मिनट। हर रेजिस्टेंस में से 1 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी इन 1 मिनट, फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट। तो आप जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड किसके बराबर होती है, I² RT। अब यहां देखिए R तो पता है लेकिन करंट इसमें से कितनी है वो पता नहीं। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें इसमें से करंट जो है वो बतानी है। तो करंट कैसे पता चलेगी, देखिए जो यहाँ से करंट आ जाएगी, सपोज यहाँ पर वो डिवाइड होकर यहाँ से जाएगी फिर यहाँ से, और जो इसमें से करंट पास होगी वही R2 में से पास होगी। अब हम मान के चलते हैं कि इसमें से जो करंट यहाँ से पास हो रही है वो I1 है, और जो यहाँ करंट आ गई I, फिर वो उसमें से I1 यहाँ से गया और I2 यहाँ से गया, ठीक है ना। अब हमें पता लगाना है I1 कितना है और I2 कितना है, मगर टोटल करंट भी हमें पता नहीं है। तो पहले हम इन सब का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ये दो क्या है सीरीज में, इन दो का टोटल कितना आएगा 6 + 4 10। अब जबानी करते जाइए, इन दो के बदले एक 10 ओम रेजिस्टेंस लगाइए, फिर नीचे ये वाली रेजिस्टेंस है R3 8 ओम्स, ठीक है ना, और फिर इस तरह से बैटरी 12 वोल्ट्स। अब ये दो जो हैं ये पैरेलल्स में हैं, तो इन दो का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 1/R इफेक्टिव, टोटल में यही आएगा 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/10 + 1/8। मतलब इस तरीके से हम इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, शाबाश, 18 डिवाइड बाई 80। तो ये R इक्विवेलेंट आएगा 40 डिवाइड बाई 9, दैट इज 4.4 ओम्स। यानी इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 4.4 ओम्स है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है टोटल, शाबाश, 12 वोल्ट्स। तो टोटल करंट कितनी आएगी, I इज इक्वल टू V/R। R का मतलब जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट है, तो कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 4.4। अब 12 डिवाइड बाई 4.4 कितना होता है, 12 डिवाइड बाई 4.4 अप्रॉक्सीमेटली 2.7। तो ये 2.7 एम्पियर्स करंट है। तो टोटल करंट इज 2.7 एम्पियर्स। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ से कितनी करंट जाएगी और यहाँ से कितनी करंट जाएगी। टोटल तो हमारे पास 2.7 है, इन दो की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, शाबाश, 10 और इसकी 8। तो 10 ओम और 8 ओम्स में से करंट डिवाइड होके जा रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो 10 ओम्स में से कितनी जाएगी और 8 ओम्स में से कितनी जाएगी, तो वो देख लेते हैं। तो 10 ओम्स में से करंट जा सकती हैं I, V इज इक्वल टू, शाबाश, V/R इज इक्वल टू I। तो इनमें से जो करंट पास हो सकती हैं वो हैं 12 डिवाइड बाई 10।
क्योंकि आर इनका 10 है, सो आई इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर्स। तो इस वाले सेक्शन में से 1.2 एम्पियर्स करंट जाता है। अब इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी जाएगी, उसका नाम रखेंगे आई डैश, तो वो आएगा V डिवाइड बाई जो इसका R है इसका R3, एंड व्हाट इज दैट इज शाबाश 12 डिवाइड बाई 8, दिस 4 3s are, दिस इज 4 2s are, दिस इज 1.5 एम्पियर्स। तो टोटल कितना था 2.7 करंट। तो अब देखिए 1.2 प्लस 1.5 दैट इज 2.7, यानी इसमें से 1.5 चला गया और इसमें से नहीं, इसमें से 1.2 चला गया और इसमें से 1.5 एम्पियर्स चला गया। ठीक है, तो ये करंट आ गई। अब इसमें से आपको करंट पता है, ये टोटल 10 ओम्स हैं, तो करंट इसमें से है, इस वाले सेक्शन में है 1.2, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी आई स्क्वायर, जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस है आर वो है 10 ओम्स, इनटू टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। अब H इज इक्वल टू व्हाट इज I, इसमें से कितनी करंट है वो है 1.2, तो हम लिखेंगे 1.2 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 60, ये इतने जूल्स हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, शाबाश H डैश इज इक्वल टू आई डैश स्क्वायर, क्योंकि इसमें से करंट आई डैश है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 8, हमें लिखना है आई स्क्वायर आर टी, आई इसका है आई डैश, हो गया आई डैश स्क्वायर, आर है इसका 8, टी है यानी टाइम है 60 सेकेंड्स, 1 मिनट है, तो आई डैश इज इक्वल टू ये कितना है, शाबाश ये है 1.5 ऊपर स्क्वायर इंटू 8 इंटू 60, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको हीट मिलेगी थ्रू दिस रेजिस्टेंस इन जूल्स। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि करंट रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस फिगर्स को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें हीट्स वगैरह जो है वो निकालनी होगी तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और है, हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है ए रेजिस्टर ऑफ 24 ओम्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए रेजिस्टर, आप भी नोट करें, of 24 ohms resistance is bent in the form of a circle. What is the effective resistance? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताएं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब क्वेश्चन समझाता हूं मैं, एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया, मगर इसकी पूरी यानी एक तार है, इसको हमने सर्कल की शेप में बेंड किया है, लेकिन इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 24 ओम्स है। ठीक है ना, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इन ए और बी के दरमियान जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या है। देखिए बेसिकली आप तब ज़रा समझ लीजिए कि इस पूरे सर्कल की रेजिस्टेंस क्या है, वो 24 है ओम्स है दिया हुआ है, तो इस वाले पार्ट की, ये जो आर्क है, इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि आप देख लीजिए पूरा सर्कल सेंटर पर 360 बनाए, लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये तार का ये वाला हिस्सा ए से लेकर के बी तक, ये सिर्फ 60 डिग्रीज बनाता है। अच्छा, 60 डिग्रीज और 360 में क्या फ़र्क होता है, और कितना ये 60 डिग्रीज जो है ये कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है पूरे 360 का, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से टोटल एंगल आपका, ये एंगल यहाँ पर बन गया 60, टोटल एंगल आपका है 360, तो ये है 1/6, तो इसका मतलब ये 60 डिग्रीज जो है, 60 डिग्रीज एंगल इज 1/6 पार्ट ऑफ 360 डिग्रीज। ये 60 डिग्री क्या है, ये 1/6 पार्ट है। ठीक है ना, छठा हिस्सा है किसका, 60 डिग्री छठा हिस्सा है किसका, 360 का। तो ये लेंथ जो है ए से बी तक,
ये छठा हिस्सा होगा, यानी 6th पार्ट होगा पूरे इसका, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 6th पार्ट होगा पूरे इसकी रेजिस्टेंस का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन ए बी, जो ये पोर्शन ए बी है इसका रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है 24 ohms। तो क्या बनेगा ये 6 1 जार 6 4 जार, तो इसका मतलब इट इज 4 ohms। अब यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस है ए से बी तक वो कितनी है 4 ohms, और बाकी जो बचा ये वाला, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है फिर 20 ohms। क्यों 20 ohms भाई, 24 ही तो टोटल है ना, तो ये पार्ट जो है इसकी रेजिस्टेंस 4 और ये पार्ट जो है इसकी रेजिस्टेंस 20। अब अगर यहाँ से करंट आ रही है मान लीजिए, या यहाँ से करंट आ रही है, चलिए यहाँ से करंट आ रही है तो वो यहाँ पर डिवाइड होगी और 4 ohms में कुछ करंट जाएगी और 20 ohms में से भी कुछ करंट जाएगी। दो रेजिस्टेंसेस हो गई, अब ये 4 और ये 20। अब यहाँ पर करंट डिवाइड होके जा रही है तो ये दोनों पैरेलल्स में मानी जाएंगी। ये पैरेलल्स में है बिटवीन ए एंड बी, यानी यहाँ से करंट जाएगी ए से बी तक, यहाँ से भी करंट जाएगी ए से बी तक, यहाँ से जाती हुई करंट और यहाँ से जाती हुई करंट पॉइंट बी तक मिलकर, पॉइंट बी पर मिलकर यहाँ से जाएगी। तो इसका मतलब शाबाश, हम क्या लिखेंगे नाउ 4 ohms and 20 ohms are in parallels, therefore effective resistance, therefore R effective इसके बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पैरेलल्स में है। शाबाश, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, दैट इज 1/4 प्लस 1/20। ठीक है भाई, दिस इज 24 divided by 80, which means R effective is 80 divided by 24। ठीक है ना, 8 10s are, now 8 3s are 24 and R effective is 10 upon 3 and that is 3.33 ohms। ठीक है भाई, तो ये इसकी जो रेजिस्टेंस है 10/3 है या 3.33 ohms इसकी नेट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंसेस पर हम कर रहे हैं। मैंने सिंपल सी न्यूमेरिकल्स ली हैं जो फिगर्स बने हैं आपकी बुक्स पर, उन फिगर्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। वहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहिए या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहिए या नेट रेजिस्टेंस कहिए, टोटल रेजिस्टेंस कहिए, वो हमने निकालने की कोशिश की है। आगे रेजिस्टेंस पर ही होगा, लेकिन अब हम कैलकुलेटेड चीज़ें करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस की जो फार्मूले हैं उनको हम यूज़ करेंगे, जैसे रो एल डिवाइड बाई ए वगैरह। ठीक है ना, तो उस पर हम रेजिस्टेंस को करेंगे। वो हमारा तीसरा लेक्चर होगा। मैं यहाँ से बाकी लेक्चर्स देता रहूँगा जो हमारे चैप्टर के साथ रिलेटेड है, और यहाँ से एक एक न्यूमेरिकल का चैप्टर जो है वो जाता रहेगा और आपको इंशाल्लाह साइमल्टेनियसली ये सब कुछ कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच।